खबर बाजार की, और बाजार की खबर में बड़ा डर इस बात का कि अचानक बाजार टूटा है। कितना टूटा है? या तो इलेक्शन वाले दिन टूटा था, इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन टूटा था, या उसके बाद अभी टूटा है। बाजार में लाखों करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। भारतीय बाजार भी बुरी तरह टूटा है। बाजार के साथ साथ जापान का बाजार टूटा है, अमेरिका का बाजार टूटा है। ये डर पैदा कर रहा है क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है। खबरों में बाजार टूटने की खबर इतनी बड़ी क्यों कि केवल एक दिन में भारत का सेंसेक्स 2686 पॉइंट गिर गया, निफ्टी भी 24,000 तक पहुंच गया। भारत के मार्केट में जो ये गिरावट दर्ज की गई है, या तो वो 4 जून के दिन 4,389 पॉइंट्स की थी, या 5 अगस्त के दिन 2,222 पॉइंट की है। तो इतनी बड़ी जो गिरावट दर्ज की गई है सेंसेक्स में, ये गिरावट क्यों, इसके पीछे का आज का सेशन है। इसके पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं कि मार्केट में जो गिरावट दर्ज हुई, जिसमें 3% की गिरावट के साथ सेंसेक्स का खुलना हुआ, निफ्टी की 2% के साथ गिरावट का होना हुआ, तो बाजार के अंदर इतनी गिरावट से लोगों का लाखों रुपया बह गया। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर भी 4% मार्केट के अंदर गिरावट दर्ज की गई। बड़ी कंपनियां ऑटो, आईटी, ऑयल एंड गैस इंडेक्स, इनके भी शेयर 3-3% तक गिरे। टाटा, अडानी, टाटा स्टील, एसबीआई, पावर ग्रिड, ये सब वो रहे जो प्रभावित हुए। ठीक है, आपको मैं बता दूं, मिड कैप, लार्ज कैप, ये मार्केट कैप से डिसाइड हुई कंपनियां होती हैं, लेकिन इसमें मिड कैप का मानना था कि ये अप्रभावित रहने वाली बीच की सी कंपनियां होती है, लाभ, नुकसान और फायदा सब लगभग चल रहा होता है। इनमें इतनी जो गिरावट दर्ज की गई है, ये खबर अपने आप में बड़ी खबर है, और विशेष रूप से चूंकि 4 जून में जब बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, उसके बाद यह गिरावट अचानक हुई। तो 4 जून की गिरावट के पीछे तो उस समय का कारण था कि भाई सरकार परिवर्तित हुई थी, लोगों को लग रहा था सरकार आएगी, वापस नहीं आएगी, तमाम प्रकार के कयास थे। लेकिन अभी जो गिरावट हुई है, इसमें तो ऐसी कोई पॉलिटिकल अस्थिरता भारत में आई नहीं। फिर जाकर के मार्केट क्यों गिर गया, ये बड़ा सवाल है। और गिरा तो गिरा, इतना बुरी तरह गिरा कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान बना गया। इसके पीछे का बहुत सारा कारण ढूंढने में निकला, और सबसे बड़े कारण में जो कारण निकला वो अमेरिकी फेड रिजर्व, और दूसरा जापान की मंदी, और तीसरा गाजा पर, या फिर ये कहिए कि इजराइल और मिडिल ईस्ट वाला संकट। मेरे प्यारे साथियों, आज से लगभग 3 हफ्ते पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है अमेरिका, और इसके पीछे मैंने कारण बताए थे कि यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो 1% की दर से भी नहीं चल रही है। मतलब हो सकता है कि वो कुछ समय बाद ग्रोथ 0 से नीचे आने लगे, और 0 से नीचे आने लगेगा तो उसको फिर गिरावट के रूप में कंसीडर किया जाएगा कि भाई आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है। अब ये खबर जो 2 हफ्ते पहले हमने आपके साथ डिस्कस की थी, इसको 2 हफ्ते भी नहीं बीते कि अचानक एक सुर्खी आती है कि साहब अमेरिका के अंदर जॉब भी घट रहे हैं, आईटी सर्विस के अंदर धमाधम जॉब गिर रहे हैं। फिर इससे बड़ी एक सर्विस का मतलब खबर निकल कर आती है, और वो खबर ये है कि दुनिया में जो सबसे बुद्धिजीवी शेयर मार्केट में माना जाता है, जिसको वॉरेन बफेट कहते हैं, उसकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, जिसके पास में एप्पल के बहुत सारे शेयर्स हैं। उसने अपने आधे शेयर बेच दिए। उसने अपने आधे शेयर जैसे ही बेचे, उसकी बिकवाली की जो खबर, यानी ये वो लोग हैं जो मार्केट को बढ़ा के रखते हैं, अगर वही मार्केट में माल बेच दें तो लोगों में डर बनने लगा कि कहीं खबर सच तो नहीं निकल रही। अमेरिका की मंदी के बाद में यूएस के अंदर घटते जॉब, मार्केट का गिरना, फेड रिजर्व का घटना, साथ में वॉरेन बफेट का अपने द्वारा शेयर बेच देना, और थोड़े बहुत नहीं, अपने 50% शेयर जो एप्पल में थे उनका बेच देना। भाई साहब, उनके बेचने से तो खुद अमेरिका का मार्केट नीचे गिर गया। उनके यहां पर आप देखें तो डाउ एस&पी जो हैं 2%, नैस्डैक 2.8%, धड़ाम से ये दोनों नीचे आ गए। वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे है, उसने एप्पल के जो अपने स्टेक थे वो बेचे, आधे स्टेक उसने अपने बेच दिए। मतलब इस तरह से समझिए कि इसने एप्पल कंपनी के जो शेयर इनके पास हुआ करते थे उसकी 50% हिस्सेदारी बेचकर अपने पास में $276.9 बिलियन का कैश इकट्ठा कर लिया है। यानी भाई इतना पैसा होना चाहिए, कैश का स्टॉक बना लिया है। ऐसे में एप्पल बर्कशायर हैथवे में $84.2 बिलियन का ही शेयर अब रखता है। पहली तिमाही में इन्होंने एप्पल के $135.4 बिलियन के शेयर थे, यानी लगभग $70 बिलियन के शेयर बेच दिए। बेचने से होता यह है कि लोगों का बर्कशायर हैथवे से भी ट्रस्ट घटता है कि सर आपने अपने शेयर बेचे तो आपकी वैल्यू घटेगी, तो इसका मार्केट नीचे आया। तो इनके द्वारा शेयर बेचना लोगों में एक अलग मैसेज दे गया, और वो अलग मैसेज ये है कि जब बर्कशायर ने अपने 6.32 लाख करोड़ के शेयर बेच दिए हैं, इसका मतलब मार्केट में कुछ गड़बड़ है।
और अमेरिका की गड़बड़ सब पर भारी है, इसलिए मार्केट में असर दिखना शुरू हुआ। ये बर्कशायर हैथवे कौन है या फिर ये वॉरेन बफे कौन है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, अगर आपको मिले तो एक बार जाकर इसे जरूर देखिएगा, बातें बाजार की पर मैंने डाला हुआ है। दूसरी जो घटना देखने को मिली वो क्या है, जापान का जो स्टॉक मार्केट है वो 1987 के बाद पहली बार एक दिन में इतना बुरी तरह कल यानी कि 5 अगस्त के दिन गिर गया। 1987 के बाद एक बार में इतनी बुरी तरह गिरा। इसके पीछे का कारण क्या निकला, इनने कहा कि डॉलर हमारे मुकाबले कमजोर हो गया और इनकी जो मुद्रा है जापानी येन ये मजबूत हो गई। अब आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, जापान की येन अच्छी हो गई, इससे तो फायदा जापान वालों को प्राउड फील होना चाहिए ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडिया का रुपया मजबूत हो गया, रुपया मजबूत हो गया, प्राउड है साहब हमको तो कि डॉलर के सामने टक्कर से खड़े हैं। नहीं, व्यापार करने वाले देश इसे बुरी खबर मानते हैं, उनकी करेंसी डॉलर के सामने कमजोर ही रहे इसे फायदा मानते हैं। आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दुकान में सामान है ना, तो सामान अगर है तो सामान का दुकान में सामान होना चाहिए, करेंसी चाहे आपकी ऊपर नीचे हो तो मैनेज कर लिया जाएगा। दिक्कत तब है जब आपके देश में सामान की कमी हो, यानी कि प्रोडक्शन ना होता हो। जापान के पास बढ़िया प्रोडक्शन है। जापान ने क्या किया कि अपने येन को कमजोर रख करके अपना बहुत सा सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, आज आपको भी जब पता चलता है कि भारत में $1 83 रुपए का है, सीधा सा अर्थ निकालते हैं कि भाई साहब इससे तो 4 बिस्लरी की बोतल आ जाएंगी, और अमेरिका में 1 लीटर पानी भी $2 का बिकता है। तो भाई आप तो सीधा कैलकुलेशन लगाते हैं कि यार 160 में बोतल बिकती है, यहाँ से 20 रुपए की बोतल लेके जाऊंगा, 6 गुना कमाऊंगा। यानी कि डॉलर में आप भर भर के सामान खरीदना चाहेंगे, डॉलर में भर के खरीदना चाहेंगे तो येन में भी यही हाल है। और आप रिवर्स सोचो, रुपया मजबूत होने लगे तो आप उल्टा पैसा नहीं कमाएंगे। आप ऐसे विचार करिए, चलिए मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन देता हूं। आपने 4 बोतल खरीदी थी, 4 बोतल खरीदी, 4 बोतल पानी की खरीद के अमेरिका ले गए उदाहरण के रूप में, क्योंकि आप इसे रिलेट कर पाएंगे। अचानक आपको पता चलता है कि रुपया मजबूत हो गया, मतलब अब $1 में केवल 3 ही बोतल मिल सकती है, पहले 4 मिलती थी। अब आपको अचानक याद आया कि यार डॉलर के अंदर तो वैल्यू है, क्यों ना एक काम करें, जो मैंने इतनी सारी बोतलें खरीदी थी इनको वापस लौटा देता हूं मैं, और लौटाकर अपना डॉलर वापस ले लेता हूं। बोले क्यों, बोले कम से कम अब ज़्यादा डॉलर बना पाऊंगा मैं। आप पूछेंगे वो कैसे, अरे अब आपका डॉलर 4 बोतल का नहीं 3 बोतल का डॉलर है, 1 बोतल तो एक्स्ट्रा है अब आपके पास, वो तो वैल्यू बन गई बार्टर के अंदर। अब उसकी तरह 3 बोतल और इकट्ठा करिए, फिर एक नया डॉलर बन जाएगा। यानी कि आपने 1/3 मुनाफा कमा लिया, 30% का मुनाफा कमा गए सीधा सीधा। मार्केट में अगर आपकी करेंसी मजबूत हुई, मजबूत होते ही डॉलर वाला व्यक्ति तो मुनाफा कमा गया कि बोले बढ़िया है बेटा, मैंने माल खरीद रखा था, ले उल्टा बेचते हैं इसको। जापान को भी यही डर रखता है, इसे येन कैरी ट्रेड कहते हैं। उसको डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कल को जनता जो है वो येन के मजबूत होने से अमेरिका वाले उल्टा ट्रेड करने लग जाएं कि बेच तो इनका सामान वापस और इससे पैसा कमा लो, कल को फिर गिरेगा तब उठा लेंगे। इससे मार्केट, थोड़े ज़्यादा समझदार लोग हैं ना, थोड़ा आगे तक की सोचते हैं, आगे तक की सोचते हैं, इससे इनका मार्केट गिर गया। ठीक है ना। भारत हो, अगर इस बारे में बात की जाए कि भाई जापान का कहानी समझ में आ गया, अमेरिका की कहानी समझ में आ गई, भारत के केस में क्या हुआ। असल में क्या है कि इजराइल का स्टॉक भी अभी इन दिनों गिरा है, और मिडिल ईस्ट से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। क्यों, भारत जब परेशान, तब परेशान हुआ है जब मिडिल ईस्ट परेशान हुआ है। चाहे हम लोग अपने आर्थिक हालात बिगड़ने में मिडिल ईस्ट वॉर को अगर देखें, तो जब तेल आना रास्ता प्रभावित हुआ है ना, तेल आने का, आज आप सोचकर देखिए कि ईरान के साथ अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो पूरा मिडिल ईस्ट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, मिडिल ईस्ट के ईरान के समर्थक यमन वाले बैठते हैं यमन के अंदर हूती, वो रेड सी से आके सामान नहीं आने देंगे। अभी हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए चाबहार से रास्ता बनवाया था कि उधर से रशिया से सामान चलकर इंडिया आएगा। ईरान पर अगर हमले हुए तो हमारे तक सामान नहीं आ पाएगा। मतलब सोचिए, रेड सी अवरुद्ध हो गया और इधर से चाबहार अवरुद्ध हो गया। रशिया का तेल मंगाओगे कहाँ से, व्लादिवोस्टक से, वहाँ तक तो खुद रशिया नहीं पहुँचा रहा है तेल। तो ऐसी स्थिति में हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। और अब हम ही 100% थोड़ी रशिया से मंगाते हैं, गल्फ से, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए गल्फ से भी तो हम तेल मंगाते हैं। और तेल डिपेंडेंट इकोनॉमी है हम लोग, क्योंकि हम तेल मंगाते हैं, उससे हमारे उद्योग धंधे, गाड़ी, व्हीकल सब चलते हैं। अगर ये प्रभावित हो गया तो जैसे ही गल्फ में कोई दिक्कत होती है, हमारा मार्केट वैसे ही टेंशन में आ जाता है कि यार फिर बिगड़ गया हाल।
इसलिए इस सब के संयुक्त प्रभाव है। अब दुनिया पूरी तरह से जुड़ चुकी है, इसको आप कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड कह सकते हैं। सब हम एक तरह से जुड़कर ग्लोबलाइज विलेज बन चुके हैं, और ऐसी स्थिति में भारत के लिए भविष्य बड़ा चिंता का विषय लगता है, इसलिए हमारा शेयर मार्केट गिरा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमने आपके साथ सेशन में साझा किया। तो यही है, अभी मार्केट के कुछ सलाहकारों का कहना है कि मार्केट अभी थोड़ा सा कुछ दिनों तक अपने आप को और एडजस्ट करेगा, थोड़ा और रुकिए और फिर जाके निवेश करिए। बाकी मैं इस विषय पर अपनी तरफ से कुछ बात नहीं रखता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर चढ़ाव बढ़ाव उतरता चढ़ता रहता है, इससे प्रभावित ना हो। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, थोड़ा पेशेंस के साथ चलते रहें। मार्केट चढ़ता बढ़ता है तो आप उसको मैनेज कर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपके सामने ये जो खबर मैंने आपको बताई एनसीईआरटी बैच की, तो एनसीईआरटी बैच की खबर आपके पास में है, जाकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।